ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग नुआन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के और लड़कियों के साथ अपना रेगुलर चेकअप करा रही होती है, जहाँ पर कि उसका रिपोर्ट नहीं आता, उसके नाम से कोई रिपोर्ट ही नहीं था। ये ऑफिस गर्ल एन हमेशा ही नुआन से जेलस रहती थी और वो उसे कह रही होती है कि लगता है कि तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए तुम हमसे छुपाने का कोशिश करिए। वो डॉक्टर कहती है चलो जाओ यहाँ से, तुम लोग तमाशा मत करो। आफ्टर दैट वो नुआन से कहती है कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा तो तुमने कहा था कि तुम्हारे एक्स से ब्रेकअप हो गया है, तो फिर तुम किसी और से शादी किए बिना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। नुआन भी खुद शॉक थी। कहानी यहाँ से कुछ महीने पहले जाती है जहाँ पर कि नुआन बहुत ही खुश थी। वो फाइनली एक बंदे से शादी कर रही होती है। एक्चुअली में वो बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी और उससे शादी करके बस से जाती है घर पे, तभी वो यहाँ पर इस तरीके से अपने एक्स को किसी और गर्ल से बात करते हुए सुनती है। उसका ऐसे अफेयर चल रहा था, वो इतना बदमाश था कि उसका कई लड़कियों से अफेयर चल रहा होता है। नुआन से वो शादी क्यों किया था, क्योंकि उसकी फैमिली उसे कह रही थी कि नुआन अच्छी लड़की है। लेकिन जब यहाँ पर नुआन मतलब उससे शादी उसकी होने वाली थी, अभी नुआन उससे शादी तोड़ करके वहाँ से लौट जाती है। रास्ते में वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम का कहना था कि उसने हमें इतने अच्छे बिथोरल गिफ्ट्स दिए हैं और हम तुम्हारी शादी उससे करा करके रहेंगे, वरना तुम्हारी 2 मुझटंडे भाइयों की शादी कैसे होगी। इस बात पर नुआन बहुत ही भड़क जाती है और उसका कहना था कि नहीं, यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए हम शादी नहीं करने वाले हैं। वो एक चीटर है और मैं उस चीटर से शादी नहीं करने वाली हूँ। ये बोलते हुए मूड फ्रेश करने के लिए वो क्लब चली जाती है, जहाँ पर कि वो यानफू से मिलती है। यानफू को वो एक मेल मॉडल समझती है और यानफू यहाँ पर नुआन को देखते उसे ऐसा फील होता है जैसे कि नुआन उसके लिए एक जानी पहचानी सी गर्ल है। और जब नुआन यहाँ पर यानफू को पैसे दे करके अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है तो वो खुद को नहीं रोकता है और वो दोनों यहाँ पर उसके पर्सनल यार्ड पे जा करके होल नाइट रोमांस करते हैं। और यहाँ पर उसे नुआन को अगली सुबह ये बात बहुत ही एम्बैरेसिंग लगती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो यॉट पर बाहर सो रही होती है। वो सोचती है कि कल वो जिसके साथ भी थी उसके आने से पहले निकल लेती है, लेकिन नीचे यानफू उसका इंतज़ार कर रहा था। यानफू से कुछ और बोलना चाह रहा होता है, लेकिन नुआन को ऐसा लगता है कि वो उससे पैसे दे रहा है, तो वो अपने पास से पैसे निकाल करके उसे देने लगती है और कहती है तुम हो तो हैंडसम, लेकिन तुम्हारी टेक्निक थोड़ी अच्छी नहीं है और उस पर वर्क करना चाहिए तुम्हें। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। नुआन का वर्क टैग वहाँ पर गिर जाता है, तो यानफू उस वर्क टैग को ले करके अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और नियान के उस होटल को बाय करने के लिए बोल देता है। नुआन एक्चुअल में एक होटल में काम किया करती थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो नया ऑनर बन गया था तो सारे होटल के लोग यहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए आ रहे होते हैं। जितने हेल्पर थे वो सब, उनमें यहाँ पर फिफी भी थी जो हमेशा ही नुआन से जलते रहती थी। नुआन सबसे लेट आती है और चुपचाप सबसे नीचे जा कर के छुप जाती है सबसे पीछे। तभी वहाँ पर यानफू आता है, दोनों की नज़र टकराती है। अब नुआन शौक, वो तो एक मेल मॉडल था ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। यानफू से इग्नोर करके अंदर चले जाता है क्योंकि अभी वो सबके आगे ऐसे तमाशा नहीं करना चाह रहा था। नुआन कंफ्यूज कि वो क्या करे, उससे ज़्यादा वो नर्वस थी। उसकी फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि क्या वो सब ठीक है ना। नुआन कहती है हाँ सब ठीक है। फिर वो कहती है मैंने सुना कि ये नया बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसे वो जॉब से भी निकाल सकता है। नुआन को डर था कि कहीं वो कल का बदला लेने के लिए उसे जॉब से ना निकाले। ये जॉब उसके लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट था और वो सोच रही होती है कि वो क्या करे। वो वहाँ से निकल रही थी तो वो यानफू से टकराती है। वो एक्चुअल में अपना पेरेंटल चेकअप कराने के लिए गई हुई थी क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, उसे 1 महीने से बेबी नहीं पीरियड्स नहीं आए थे। अब यहाँ पर वो यानफू से टकराती है तो वो किट यानफू के हाथ लग जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। यहाँ पर सारी एम्प्लॉयज़ के लिए फ़िज़िकल चेकअप अरेंज कराता है ताकि यहाँ पर वो पता लगा सके। इधर यानफू को उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आ रहा था। वो कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारी शादी यहाँ पर सेट कराती हूँ, तुम्हें ब्लाइंड डेट्स वगैरह पर भेजती हूँ। बट वो मना कर देता है और कहता है कि ग्रैंडमदर जल्दी ही शायद मैं यहाँ पर आपको एक पोता या पोती दे सकता हूँ। ये कहते ही वो फ़ोन कट कर देता है और ग्रैंडमदर तो ये बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है।
इधर नुआन जब अपना वो किट ढूंढ रही होती है अपने डेस्क पर जा कर के, उसे वो किट कहीं नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाती है कि वो कहाँ गिर गया। अब वो ये बात अपने फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर सकती थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिफी आकर के नुआन को चिढ़ाने लगती है कि चलो चलो सारे एम्प्लॉयज़ को चेकअप कराने के लिए बोला गया है। तो फिर वही कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में आती है। ये डॉक्टर उसकी फ्रेंड थी। नुआन ये रिपोर्ट उससे छुपा करके रखने के लिए बोलती है और वो 1 हफ्ते बाद बेबी अबॉर्ट करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो इस बच्चे को नहीं रख सकती थी। एक तो वो शादीशुदा नहीं है और उसके पास खुद इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस बच्चे को पाल सके। वो रिपोर्ट लेकर के वहाँ से निकलती है, तभी यहाँ पर फिफी अपनी चमचियों के साथ पहुँच जाती है और वो नुआन को बुली करने लगती है। नुआन की फ्रेंड उसके सपोर्ट में आती है, लेकिन उसकी चमचियाँ यहाँ पर नुआन पर ही भारी पड़ रही थी। उसका कहना था कि अगर शादी से पहले नुआन यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो हम कैसे न कैसे करके उसे जॉब से निकाल ही देंगे। तभी यहाँ पर यानफू नुआन के सपोर्ट में आ जाता है। अब बॉस के आते ही भला काहे ही कोई कुछ बोल सक रहा था। नुआन अपने रिपोर्ट को छुपाने का कोशिश कर रही होती है। फिफी का कहना था कि चांसेस है कि नुआन प्रेग्नेंट है। यानफू का कहना, क्या तुम डॉक्टर हो, तुमने इसके रिपोर्ट्स निकाले हैं? नहीं ना, तो काम पर ध्यान दो। वो सबको डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर नुआन के रिपोर्ट्स चेक कराने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में नुआन प्रेग्नेंट है। वो ये बात जानती है, काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो बेबी अबॉर्ट कराना चाहती है। तो वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देता है, पूरे शहर के हॉस्पिटल्स में ऑर्डर दे दो, कोई भी नुआन का अबॉर्शन एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। साथ ही में नुआन के सेफ्टी के लिए कंपनी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिए जाते हैं। स्पेशल लंच नुआन को भिजवाया जा रहा था और लोगों को भी दिया जा रहा था, लेकिन नुआन के लिए 2 बॉक्सेस भेजे जाते हैं। अब फिफी वहाँ पर उसे चिढ़ाने लगती है कि लगता है यहाँ आते ही बॉस के सेक्रेटरी को नुआन ने पटा लिया है, इसी वजह से वो उसका इतना ख्याल रख रहा है। नुआन खुद कंफ्यूज थी कि यानफू उसका इतना ज़्यादा केयर क्यों ही कर रहा है। वो फिफी को जवाब देती है, तुम्हें क्यों इतना आग लग रहा, शकल तो तुम्हारे पास भी है ना, अगर इतना ही है तो तुम क्यों नहीं पटा लेती हो। खाना खोलते ही यहाँ पे नुआन को वोमिटिंग सब फील होने लगता है। वो सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द ये बेबी अबॉर्ट कराना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा। तभी उसका मैनेजर उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिफी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि नुआन को कैसे न कैसे करके यहाँ से निकालना है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड हमारे बॉस की होने वाली फियांसे है। वो मैनेजर इसी वजह से यहाँ पर नुआन को बुलाया था और अपने ऑफिस में उसके साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी करने का कोशिश करता है। या तो वो उसकी मिस्ट्रेस बन जाए या तो फिर उसे जॉब से निकाल देगा। उसके इस बदतमीजी की वजह से नुआन उसे थप्पड़ मार देती है। तभी फिफी यहाँ पर तमाशा करते हुए आ जाती है और ब्लेम यहाँ पर नुआन पर ही लगा रही थी कि वो उस मैनेजर को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है। ये तमाशा सुनते ही यहाँ पर यानफू भी आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर फिफी नुआन का कंप्लेन करते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये मैनेजर को पटाने का कोशिश कर रही है, जो कि कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पर यानफू नुआन से पूछता है, इसने तुम्हें कैसे परेशान किया। नुआन शॉक, इट मीन्स कि यानफू को उस पर पूरा ट्रस्ट है, तभी तो वह इस तरीके से पूछा। वो बताती है, मैंने इसे कोई सजेस्ट नहीं किया है, इसने मुझे काम के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया और फिर मुझे छेड़ने लगा, तो मैंने उसे खींच करके एक थप्पड़ लगा दिया। यानफू ये बात सुनते ही यहाँ पर उस मैनेजर को जॉब से निकाल देता है। फीमेल एम्प्लॉई के साथ वो कोई भी हैरेसमेंट यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाला। साथ ही में यहाँ पर वो फिफी को वार्न करता है, अगर दोबारा उसने पर्सनली नुआन को टारगेट किया तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगी। अब इस जॉब की वजह से, धमकी की वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है। उनके जाने के बाद यानफू नुआन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करना चाहिए। नुआन कहती है, आई एम सॉरी तुम्हारे टेक्निक को गलत बोलने के लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा रिच हो, मैं तो बस तुमसे पीछे छुड़ा के जा रही थी। यानफू कहता, मैं वो नहीं कह रहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो मेरे बेबी को लेकर के, तुमने मुझे नहीं बताया। इस बात पर वो उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यानफू को याद आता है वो रात तो नुआन का फर्स्ट नाइट था, तो फिर वो किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती है। अगले दिन वो बेबी अबॉर्ट कराने के लिए जाती है, लेकिन 2-3-4 हॉस्पिटल चेक करने के बाद भी कोई भी उसके अबॉर्शन के इस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसे समझ नहीं आता है
कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। जब वो घर पहुंचती है तो वो नुआन की शादी एक बूढ़े इंसान से फिक्स कराने का बात कर रही थी, क्योंकि वो भी उसे अच्छे पैसे दे रहा होता है। इस बात से तंग आकर के नुआन उन्हें अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, और जब वो प्रेग्नेंट है तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। इस बात पर नुआन और उसके दोनों भाई, नुआन की मॉम और उसके दोनों भाई लोगों से काफ़ी बुली करने लगते हैं। जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए वो यहाँ पर यानफू को कॉल लगाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो लोग उसका फ़ोन कट कर देते हैं। नुआन का कॉल आते ही यानफू समझ जाता है कि कुछ न कुछ ज़रूर ही इमरजेंसी होगा। इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ करके नुआन को देखने के लिए जाता है। उसे सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। अपने सेक्रेटरी को नुआन की फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए बोलता है। नुआन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थी, तो वो उसे वहाँ से चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। यानफू नुआन को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर कि उसे होश आता है। तो वो उसे शुक्रिया अदा करती है उसका जान बचाने के। वो उसे कहता है तो तुम ये कब बताने वाली थी कि तुम बेबी अबॉर्ट करने का प्लान कर रही हो। उसने इस बीच डीएनए टेस्ट भी करा लिया था कि ये बच्चा नुआन का और यानफू का ही है। वो उसे कहती है कि देखो, मैं सिंगल मदर बनने के फ़िलहाल लायक नहीं हूँ, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं ट्विन बच्चों को पाल सकूँ। यानफू से कहता है तुम्हें उसे अकेले पालने के लिए बोल कौन रहा है, ये बच्चा मेरा भी तो है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नुआन उसे मना कर देती है, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग है, कहाँ तुम करोड़पति और मैं बस एक नॉर्मल सी होटल में काम करने वाली एम्प्लॉय हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। वो उसे कहता है और ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो, चलो ठीक है, अगर तुम्हें एक नॉर्मल मैरिज नहीं करना है तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं। नुआन रेडी हो जाती है, वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट जा कर के ले लेते हैं। वो उसे ऐसा दिखा रहा था कि वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में उसके साथ रहना चाह रहा है बेबी के लिए, लेकिन वो मनी में काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो फर्स्ट नाइन से ही नुआन को पसंद करता था ना, उसके लिए वो स्पेशल थी। वो उसे घर लेकर के जाता है, ग्रैंड मदर से मिलाता है। ग्रैंड मदर को पता था कि नुआन प्रेग्नेंट है, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। घर पर हज़ारों नौकर चाकर थे जो कि यहाँ पर नुआन का ख्याल करने के लिए 24/7 अवेलेबल रह रहे होते, लेकिन नुआन को ऐसी लाइफ टाइम की आदत नहीं थी। उसके लिए एक अलग कमरा बनाया गया था, क्योंकि यानफू और नुआन ऐसे एक कमरे में रहेंगे तो शायद नुआन उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। इसी वजह से अब यहाँ पर तभी उसे उसके होटल से काम आता है कि कॉल आता है कि एक्शन में उसके सामान को वो लोग निकाल के फेंक रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वही बदमाश गर्ल जो थी एन ऑफिस गर्ल, वो यहाँ पर इस तरीके से उसके सामान को बाहर निकाल रही है, ये कहते हुए कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम होटल के इस चीज़ को कैसे ही ये कर सकती हो, तुम्हें डॉर्मेट्री में रहने का कोई हक नहीं है। वो उसकी चीज़ों को निकाल करके फेंक देती है। नुआन वैसे भी अपनी चीज़ों को यहाँ से हटाने वाली थी, लेकिन ऐसे बेइज्जती झेल करके क्यों, उन्हें नहीं पता था कि वो यानफू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। यानफू यहाँ पर नुआन के सपोर्ट में आता है और वो एन को कह रहा होता है कि तुम बार बार, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नुआन को टारगेट कर रही हो और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। नुआन उसे वापस से उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो एन को वार्न करता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ तमाशा ख़त्म होने के बाद एन फीफी यानी कि यानफू की फियांसे को कॉल करती है और उसे कहती है कि यहाँ पर एक गर्ल है जो कि तुम्हारे फियांसे को पटाने का कोशिश करी है। लड़की इतनी नकचढ़ी थी, खुद को अमीर थी तो कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा करके उसके घर वालों ने रखा हुआ था। अगले दिन नुआन यानफू की फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। उसकी ग्रैंडमदर तो उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह खरीद रही थी और नुआन को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो खुद को एक गोल्ड डिगर नहीं बना सकती थी, इसी वजह से वो उनके दिए हुए गिफ्ट्स को मना कर रही थी कि नहीं नहीं ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन उसकी फैमिली कह रही थी कि अरे नहीं तुम ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मार्केट में फिफी नुआन को यानफू के साथ देख लेती है। गुस्से में कल वो उसके होटल पहुँच जाती है और नुआन को देखती है। वो जानबूझकर उसे सर्व करने के लिए बोलती है। नुआन वहाँ पर जाती है तो वो उसे सर्व करने के लिए बोल रही थी और बहुत ही बदतमीजी से बिहेव कर रही होती है। ये बदतमीजी नुआन बर्दाश्त नहीं करती है। गुस्से में फिफी यहाँ पर नुआन को इंसल्ट करने के लिए वाइन उसी के ऊपर फेंक देती है और कहती है दूसरे के होने वाले हस्बैंड को पटाना लगता है तुम्हारी आदत है। पैसे उसके मुंह पे फेंकते हुए कहती है बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो और जो तुम जिसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो ना,
उसे जाकर के अबॉर्ट करा दो। लेकिन यहाँ पे नुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर यानफू नुआन के सपोर्ट पे आ जाता है। यहाँ पर फिफी कह रही होती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मुझे छोड़ करके इस लड़की को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। नुआन को नहीं पता था कि एक्शन में यानफू की फियांसे भी है। वो उसे कह रहा होता है कि ये तो हमारे पेरेंट्स ने अरेंज किया था और मैंने कभी इस एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं कहा था। तुम तो ज़बरदस्ती बिल्कुल पीछे ही पड़ गई हो। जो बंदा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम बेवजह उससे क्यों शादी करना चाहती हो। वो ऐसा उसे बोल रहा होता है, लेकिन वो बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़ी थी। नुआन को वो उसे सबक सिखाने के लिए बोलता है। जिस तरीके से वो उसे बुली कर रही थी बिल्कुल उसी तरीके से। तो नुआन भी उसे उसी तरीके से थप्पड़ मारती है और उसे उसी तरीके से उसके ऊपर पानी भी फेंक देती है, क्योंकि वो अपना बदला तो अच्छे से लेना जानती है। इसके बाद यानफू यहाँ पर नुआन को वार्न करता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगी। घर जाकर के फिफी अपने मॉम डैड को कंप्लेन करती है और तो वो लोग उसे कहते हैं ठीक है, वो उससे बात करेंगे। फिफी के जाने के बाद हमें पता चलता है कि फिफी के मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट किया था। उनकी बेटी बचपन में खो गई थी। अपनी बेटी की तरह दिखने वाली लड़की को उन्होंने जानबूझ करके अडॉप्ट किया था। वो लोग अब भी अपनी असली बेटी को ढूंढने में लगे हुए थे। हमें पता चलता है वो कोई और नहीं नुआन ही है। नुआन के बॉडी पर वही सेम बर्थ मार्क था जो बर्थ मार्क की लड़की वो लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जो यानफू की ग्रैंडमदर थी वो यानफू को समझा रही थी नुआन का ख्याल रखने के लिए। वो कमरे में अंदर जाता है तो वो अभी नहा करके आई थी। वो काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है। फिर यानफू यहाँ पर नुआन का केयर करते हुए कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों को यहाँ पर इस तरीके से एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नुआन यहाँ पर काफ़ी शर्मा रही थी। ग्रैंड मदर उन दोनों को अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलती है। साथ में यहाँ पर वो लोग खाना वाना खा रहे थे और वो यानफू को कहता है कि नुआन ऐसे प्रेग्नेंट है और उसे उसका एक्स्ट्रा केयर करने के लिए उसके साथ ही रहना चाहिए। लेट नाइट कब नुआन यानफू को हक करके सो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन जब वो अगले मॉर्निंग उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाई फील कर रही थी। जल्दी जल्दी वो रेडी होकर के ऑफिस निकल रही थी तो वो उसे इस तरीके से अपना एक कार लेकर के जाने के लिए बोलता है। वो कोई भी सस्ता सा कार ले लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉस को ये लगे, उसके हस्बैंड को ये लगे कि वो बहुत ही गोल्ड डिगर है। उसकी फैमिली यहाँ पर नुआन को, यानी जो अडॉप्टिव फैमिली थी वो नुआन को महंगी कार चलाते हुए देख लेती है। तो वो सोचने लगती है कि वो इतनी महंगी कार कैसे चला रही है। इसका मतलब कि फिफी का कहना सही था। फिफी ने नुआन को पता लगाते हुए जाकर उसकी फैमिली की पिटाई की थी और साथ ही में उसे ये भी कह दिया था कि तुम्हारी बेटी मेरे हस्बैंड को पटाने का कोशिश करिए और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। वो लोग नुआन को जाके परेशान करने लगते हैं और उससे उसका पालन पोषण करने के बजाय पैसे मांग रहे होते हैं। 10 मिलियन का डिमांड किया तो उन लोगों ने। नुआन कहती है आज तक 50,000 से ज़्यादा तुम लोगों ने खर्चे नहीं किया और तुम्हें चाहे 10 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 मिलियन देने वाली हूँ, लेना है तो बोलो। वो लोग पैसे के लालच में हाँ कह देते हैं। यानफू वैसे 1 मिलियन 10 मिलियन दे करके पूरी तरीके से नुआन से रिश्ते तोड़ने के लिए बोल देते, लेकिन नुआन कहती है ये लोग 10 मिलियन के लायक नहीं है, 1 मिलियन ही इनके औकात है, दो और ख़त्म करो। 1 मिलियन का चेक वो उन्हें दे देती है। पैसे लेते ही यहाँ पर नुआन की मॉम कहने लगती है कि हमने तो तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुम तो हमारी बेटी भी नहीं हो। हालांकि नुआन को इस बात से सैड होना चाहिए था, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, वो खुश है, क्योंकि उसे अब तक लगता था कि कोई अपनी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। अब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते थे। फिफी गुस्से में जाकर के अपने घर वालों को बोलने लगती है कि नियान यहाँ पर यानफू के कुछ ज़्यादा ही करीब हो रही है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी एन, वो जाकर के फिफी को सारी बातें बता रही होती है। ये बातें उसकी मॉम तक पहुँच जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है अच्छा रुको, मैं ना कल जब उस लड़की से मिलने के लिए जाऊँगी तो मैं उसे सबक सिखाऊँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी की होने वाले फियांसे को इस तरीके से पटाने की। अगले दिन उनके होटल में एक बड़ी सी पार्टी थी। उस पार्टी में इस तरीके से वो यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट कर रही होती है। नुआन भी यहाँ पर आती है। वो जानबूझ करके यहाँ पर आई थी उसे सबक सिखाने के लिए और बहाना करके उसे वो सर्व करने के लिए बोलती है। यानफू यहाँ पर आता है। वो कहता है फिफी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही है। अब तक उसने उसे परेशान नहीं किया था, इसी वजह से वो बोल देती है कि नहीं, वो परेशान नहीं कर रही है। जब यहाँ पर फिफी के मॉम डैड आते हैं तो उन्हें नुआन से एक अलग सा कनेक्शन फील होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो बस एक बदमाश लड़की है। फिर उन्हें उसके लिए अलग फील क्यों हो रहा है। उसकी मॉम यहाँ पर फिफी को बहुत ज़्यादा ही मानती थी। उसकी अपनी बेटी मिली नहीं थी और फिफी को उन लोगों ने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया था। तो नुआन को वो डांटने के लिए चली जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के फियांसे को तुम ऐसे सीड्यूस करती हो। नुआन कहती है अच्छा मैंने ऐसा किया ही क्या, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो आप जा कर के यानफो से बात करिए। आपको मुझसे कुछ भी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन उसी का था। तो वो लोग बहाने से उसे बीच पर लेकर के जाते हैं ताकि उसे बुली कर सके। हालांकि ये बात फ़िफ़ी की मॉम को नहीं पता था। जो उसकी दोस्त थी वो फ़िफ़ी के कहने पर ही, यानी जो एन थी, यहाँ पर बहाने से नुआन को ऐसे सी में धक्का दे देती है जहाँ पर कि वो डूबने लगती है। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर यानफो ऐसे सिचुएशन में आ जाता है उसे सेव करने के लिए, और वह यहाँ पर फ़िफ़ी को छोड़ करके उसे सेव करने के लिए जाता है। वो बेहोश हो चुकी थी ऐसे पानी में डूबने की वजह से। जल्दी जल्दी वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसे डर था कि उसे कुछ हो ना जाए। फ़िफ़ी अपनी मॉम को कह देती है कि नुआन खुद ही समुद्र में गिर गई थी। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, फ़िफ़ी की मॉम की नज़र पड़ती है नुआन के कान पर। उसका बर्थ मार्क वहाँ पर था। वो शौक हो जाती है कि नुआन उनकी अपनी बेटी है। फ़िफ़ी का कहना था कि नहीं नहीं, आप इतने टाइम से उसे ढूंढ रहे हो तो आपको गलतफहमी हुआ होगा। वो कहती है कि नहीं, इस बार मेरा बिल्कुल सही है मानना। तभी हम लोग देखते हैं कि जो यानफो था वो डीएनए टेस्ट करा के लेके आया, तो उनके मुंह पे मारते हुए कहते हैं ये खुद तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकते हो। वो लोग भी ये देख करके शौक हो जाते हैं कि वो लोगों की बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया। अब फ़िफ़ी ये देख के शौक हो जाती है। वो सारा ब्लेम यहाँ पर यान पर डाल देती है और कह रही होती है तुमने नुआन के साथ ऐसा क्यों किया। वो अपनी इमेज अपने घर में ख़राब नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से। अब यहाँ पर एन चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाती है। यानफो का कहना था नुआन के हॉस्पिटल में बाहर आने के बाद वो उनमें से किसी को भी वहाँ रहने नहीं देगा जब तक कि खुद यहाँ पर नुआन उनसे मिलना ना चाहे। नुआन को थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाहर लेकर के आया जाता है और वो फ़िलहाल ठीक थी, उसे होश आ गया था। फिर डॉक्टर्स उसे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। यानफो नुआन को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। यहाँ पर एन काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर वो परेशान थी कि उसे अब ऐसे वो लोग सज़ा देंगे। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है। उसकी मॉम यहाँ पर नुआन से बात करने के लिए आती है और बोलती है कि बेटा तुम हमारी असली बेटी हो, हमें बाद में पता चला। नुआन उससे कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है आंटी, आपने तो मुझे बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। इस बात पर उसकी मॉम यहाँ पर फ़िफ़ी को घुटने के बल होकर के नुआन से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जहाँ पर कि वो ऐसा करने से साफ मना कर रही होती है। और उसका कहना था कि उसने इतना बड़ा भी कोई काम नहीं किया। उसकी मॉम ज़िद पकड़ लेती है तो वो नुआन से माफ़ी मांगती है, लेकिन नुआन फ़िलहाल उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है मुझे अकेले रहना है, आप लोग प्लीज़ जाओ यहाँ से। ये कह के वो उन्हें भेज देती है। यानफो उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नुआन को कोई भी टेंशन नहीं देना चाह रहा। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उन्हें अपनी फैमिली बना करके नहीं रखना है तो मैं तुम्हारी फैमिली बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही रोने लगती है कि उसकी असली मॉम भी उससे प्यार नहीं करती। उसने क्या गलत किया था जो सब लोग उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव कर रहे हैं। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं यानफो का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे नुआन और उसकी मॉम ने उसकी जान बचाई थी। सॉरी, नुआन और कोई तो था उसके साथ, वो तो मुझे नहीं पता, शायद उसकी मॉम ही थी। नुआन ने यहाँ पर बचपन में उसे ब्लड दे करके उसका जान बचाया था। जब वो लोग हॉस्पिटल से रिलीज हो रहे होते हैं अगले दिन, तब यहाँ पर फ़िफ़ी की फैमिली यानी सोकुल नुआन की फैमिली उससे माफ़ी मांगने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आती है। और यहाँ पर रोहान की ग्रैंडमदर को लगता है कि चाहे जो भी है ये उसकी ओरिजिनल फैमिली है ना, एक मौका उन्हें देना चाहिए। तो वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और नुआन को कहती है बेटा एक मौका इन्हें दे दो, वो तुम्हारे पेरेंट ही है ना और सबसे गलती हो जाती है। लेकिन ये देख करके जो फ़िफ़ी को आग लगता है कि वो पूछो ही मत। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक्चुअल में वो ही उस घर की असली डॉटर हो। अगले दिन उन लोगों ने पार्टी थ्रो किया हुआ था जहाँ पर कि वो लोग नुआन के आइडेंटिटी को रिवील करने वाले थे, लेकिन उसकी लाइमलाइट छीनने के लिए यहाँ पर फ़िफ़ी ऐसे बाहर पॉन्ड में चली जाती है और वो एक्टिंग करने लगती है कि उसे डिप्रेशन है और उसकी फैमिली नुआन से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी असली बेटी है तो वो लोग उससे प्यार नहीं करते हैं। इसी वजह से वो खुद को ख़त्म कर लेगी। ये बात सुनती है उसकी फैमिली यहाँ पर फ़िफ़ी को ऐसा करने से रोकने लगती है और बोल रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों लड़कियों को बराबर ही प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर
फिफी कह रहे थे कि नहीं नहीं वो खुद को हर्ट कर लेंगे। इस बात पर वो गुस्सा हो जाती है और उसका कहना था नुआन का तो ठीक है ना, तो जंप कर जाओ, इतना ड्रामा क्या करना है यहाँ पर, तुम्हें सबको चिल्ला चिल्ला के बताने की क्या ज़रूरत है। ये बात सुनते ही नुआन की मम गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम इतनी विशियस कैसे हो सकती हो, तुम्हारी बहन यहाँ पर डिप्रेशन से जूझ रही है और तुम्हें यहाँ पर मजाक सोच रहा है। नुआन उसे कहते हैं अरे वो नहीं कूदने वाली है, बस एक्टिंग कर रही है। बट उसका दिल इस बात से ज़रूर टूटा था कि उसकी खुद की मॉम को ही उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं था और वह इस तरीके से उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम को अफसोस तो होता है, लेकिन नुआन गुस्से में अपने घर लौट आती है। यहाँ पर यानफो के ग्रैंड मदर को सारी बातें पता चलती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि अब नुआन को वो लोग उस घर में नहीं भेजेंगे। जब वो घर वाले उसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर उसे उस घर में भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यानफू भी नुआन का कुछ एक्स्ट्रा ही केयर अप करने लगा था। वो थोड़ा सैडली बैठी थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था, तो यहाँ पर इस तरीके से वो उसके लिए केक वगैरह लेकर के आता है और यानफू की सारी ही फैमिली यहाँ पर उसका बर्थडे यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए थे। नुआन को पहली बार ऐसा लग रहा था कि मानो उसका भी कोई अपना है जो कि उसका ख्याल रख सकता है। उसे यहाँ पर यानफू की फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा वाला फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फिफी हॉस्पिटल में थी, उसका ड्रामा यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहा था और इस तरीके से वो मॉम लोग को दिखा रही होती है कि नहीं मुझे यानफू से शादी करना है चाहे जो भी हो जाए। उसकी फैमिली से समझा रही थी कि देखा जाए तो नुआन ही लीगल उसकी फियांसे और उसका कोई हक नहीं बनता। उसके फादर फिफी को गुस्सा आ जाते हैं कि अगर इतना ड्रामा करोगी तो फिर हम तुम्हें घर लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। शांति से बस तुम यहाँ पर खुद को कंट्रोल करके रखो। लेकिन वो हार का हम मानने वाली थी। अपनी चमची यानी कि एन को वो भेज देती है उसके एक्स के बारे में पता लगाने के लिए और एन यहाँ पर नुआन के एक्स के बारे में पहुँच जाती है और उसे ढूंढते हुए उसे कह रही होती है कि हम तुम्हें पैसे देने वाले हैं, अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से उसे वापस से पटा करके अपने लाइफ में ले करके आओगे तो उसे तो पैसे के लिए कोई भी काम करना था, तो वो तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद नुआन को बहाने से कस्टमर का ख्याल रखने के लिए कमरे में भेजा जाता है, जहाँ पर कि उसे नहीं पता था कि एन उसका कस्टमर होने वाला है। वहाँ जाते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वो उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यानफू भी पहुँच जाता है और वो ये ब्लेम करने लगता है कि नुआन उसे इस तरीके से उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ ही तो बोल रहा होता है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है और वो लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि हमें अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कैसे ना कैसे करके उनसे मिल जाए और फिर यहाँ पर हम उसे जाने देंगे। इतनी आसानी से तो हम उसे जाने नहीं देने वाले हैं, लेकिन क्या उन्हें पैसा मिलने वाला था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो लोग फुल ऑन तमाशा करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर नुआन की मॉम लोग भी आ जाती हैं। वो लोग यहाँ पर उसे गलत ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से एक लड़के के साथ उन लोगों ने उसे पकड़ा था और वो कोई और नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। तो यहाँ पर सब उसे ब्लेम कर रहे होते हैं। एक लौता है यहाँ पर जो यानफू था वो उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि मुझे पता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और खबरदार जो किसी ने उसे जज किया तो उसे कोई भी इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। अब जब वो उसका सपोर्ट करता है तो वो खुद भी कंफ्यूज थी कि क्या वो उससे सच में इतना ज़्यादा प्यार करता है जो कि वो इस तरीके से उसका सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर वो खुश हो जाती है और उसके एक्स को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है और वो फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो वापस से उसके लिए नए पंगे क्रिएट करने के लिए आने वाला है। उसके जाते ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब सबको वहाँ पर यानफू जाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है। फिफी यहाँ पर नुआन के एक्स से जाकर के मिलती है और उसे कहती है कि देखो हमें हमारे प्लान को कंटिन्यू रखना होगा, तो वो उसकी बात को मान जाता है और अगले ही दिन में वो लोग कुछ और प्लान करने वाले थे उसे फंसाने के लिए। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है होता कुछ यूँ है कि अगले दिन जो नुआन होती है वो समझ जाती है कि वो कुछ ना कुछ तो पंगा क्रिएट ज़रूर ही करेगी। इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से वो अपना पैंतरा अलग करने का प्लान कर रही होती है। वो उसकी बेस्टी का भी इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसकी बेस्टी उसके काफ़ी काम आ सकती थी। ये तो ऑब्वियस सी बात ही है यहाँ पे।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यानफो नुआन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं इस तरीके से तुम खुद को हर्ट ना कर लो। वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैं काम करूँगी और ख़ुद को प्रोटेक्ट करके ही काम करूँगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा इस बात का फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से ये सारी बातें यहाँ पर इस तरीके से फिफी मिर्च मसाला लगा करके अपनी मॉम तक पहुँचा देती है। और इस तरीके से उसकी मॉम लोग को नुआन पर गुस्सा आने लगता है और वो लोग उसके बेबी को अबॉर्ट करवाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसे झूठ बोल दिया था कि वो बेबी किसी और का है। दूसरी तरफ वो दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे होते हैं, लेकिन उन्हें चैन नहीं था। उसकी मॉम यहाँ पर नुआन से मिलने के बहाने आती है, माफ़ी मांगने के बहाने आती है। जैसे ही उसे बात करने का अकेला मौका मिलता है तो वो यहाँ पर इस तरीके से उसे कह रही होती है कि बेटा आई नो ये तुम्हारा बेबी मतलब उसका बेबी नहीं है, तो तुम यहाँ पर बेबी को अबॉर्ट करा दो फलाना ढिमकाना। ये बात सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाती है और कह रही होती है कि मॉम आप इस तरीके से मेरे बारे में कैसे कह सकती है, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा इस बात को लेकर के सीरियस हूँ और आपका कहना है कि मैं यहाँ पर बेबी अबॉर्ट करा दूँ, किसी हालत में मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। जब ये बात यहाँ पर यानफो की फैमिली तक और यानफो तक पहुँचती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उनका कहना था कि हम इस तरीके की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वो ये बोल करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो जो यानफो था वो नुआन का ख्याल रख रहा होता है और कहता है डोंट वरी, मैं उन्हें तुम्हें कभी हर्ट करने नहीं देने वाला। वो जानती थी कि वो जो कह रहा है वो सही ही कह रहा है। यहाँ पर वो दोनों ही अब अपने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो मिल करके सॉल्व कर ही लेंगे। हालांकि वो कंफ्यूज थी कि उसे क्या अपने मॉम डैड को एक मौका देना चाहिए। और जैसे ही वो अगले दिन वापस से अपना जॉब करने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर इस तरीके से उसे परेशान करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन वो कहाँ है उसकी बातों को सुनने वाली थी। वो अब उसे थप्पड़ मारते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो खुश थी यानफो के साथ और वो इतना जानती थी कि यानफो यहाँ पर उसे पसंद करता है, तो इस तरीके से वो उसका ज़रूर ही सपोर्ट करेगा। फिफी तो बिल्कुल पागलों की तरह ही बिहेव कर रही होती है, जैसे कि उससे उसका कौन सा इम्पोर्टेंट खिलौना छीन लिया गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नुआन एन को कह रही होती है तुम को लगता है कि फिफी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती है, वो तो तुम्हें अपना नौकर मानती है। सोचो तुम दोनों ऑर्फनेज में बिल्कुल सेम ऑर्फनेज में थे, फिर भी उसे चूज किया गया, तुम्हें नहीं। वो इतनी अमीर है लेकिन वो तुम्हें क्या देती है, अमीरी की ज़िंदगी तो वो खुद जीती है। अगर तुम मेरा हेल्प करो तो मैं तुम्हें ज़रूर ही यहाँ पर मदद करूँगी, इस तरीके से पैसे वैसे दे करके। तो वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे यहाँ पर प्लान बता देती है कि फिफी का क्या प्लान होने वाला है, और वो लोग यहाँ पर यानफो को नींद की दवा दे करके उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान बना रही थी फिफी। इसमें यहाँ पर नुआन का एक्स भी शामिल था और वो उसे कह रही होती है कि ठीक है जैसे मैं कहूँ बस वैसे ही करते जाना, तुम्हें उनके खिलाफ से खेलना हमारे साथ रह करके। तो वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात यानफो तक पहुंचता है। वो कहता है क्या तुम्हें इतना रिस्क लेना ज़रूरी है। वो कहती है हाँ, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। यानफो से कहता है लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे हर्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फिफी, एन और नुआन का एक्स तीनों ही मिलकर के साथ में ड्रिंक कर रहे होते इसी खुशी में। इस तरीके से यानफो बेहोश हो जाएगा तो वो उसके साथ इंटीमेट होगी और उससे उसके साथ शादी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो ड्रिंक करते ही खुद एन को ही नींद आने लगती है, फिफी को नींद आने लगती है। एन यहाँ पर सारे प्लान्स जा करके नुआन को बता देती है। उसकी मॉम लोग भी यहाँ पर आते हैं तो वो लोगों को तो ऐसा लगता है कि नुआन यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलने वाले, क्योंकि अब तक तो उन्हें यही फील हो रहा होता है। लेकिन कमरे में अंदर जाने पर वो लोग देखते हैं कि नुआन तो बाहर से आ रही है। इसका मतलब इस कमरे में कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नुआन का एक्स और यहाँ पर फिफी है। वो उसके मॉम डैड भी शौक हो जाते हैं। सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए नुआन का एक्स कहने लगता है कि मैं और जो फिफी है एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि अब उसे अमीर बनना
था, उसे इतनी अमीर लड़की मिली थी, वो इतनी आसानी से कैसे ही जाने दे सकता था। उसकी फैमिली ये बात जानते ही यहाँ पर उसे कह देते, ठीक है, तुम दोनों अगर एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर हमें तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। और फिर मजबूरी में यहाँ पर इस तरीके से उन दोनों को शादी यहाँ पर करने के लिए हाँ कहना पड़ता है। हालांकि कभी भी फिफी ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और अपना प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल होते ही यानफो और नुआन काफ़ी खुश थे। अगले दिन यहाँ पर फिफी और नुआन के एक्स की शादी होने वाली थी। नुआन उसे अटेंड करने के लिए ज़रूर जाती है। फिफी को वो कहती है कि तुम्हारी किस्मत है, तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए सब कुछ किया और तुम खुद ही अपने जाल में फंस गई। फिफी भी कंफ्यूज थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यानफो खुश था और वो नुआन के साथ था। शादी वाले दिन यहाँ पे नुआन फिफी को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड एन ही एक्चुअल में नुआन से मिली थी। वो उसे कहने लगती है कि तुमसे बड़ी धोखेबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा ही मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुमसे हर एक चीज़ का रिवेंज लिया था। और फिर नुआन यहाँ पर फिफी का शादी अटेंड करने के लिए आती है और वो उसे कह रही होती है, बहन ये तुम्हारी किस्मत थी, तुम मेरी किस्मत बर्बाद करना चाह रही थी और तुम खुद अभी उस जगह पर हो। सबके सामने जाकर के वो उसके मॉम डैड के सामने जाकर के फिफी का पोल खोल देती है। आप लोग फिफी को बहुत ही इनोसेंट समझते थे ना, वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। अब सोचिए वो किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरे एक्स के साथ वो कल इंटीमेट हुई है ना। इतना ही नहीं, वो उसके अजीब सी कुछ डिजीज़ भी है जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट होने से होता है। अब उसके मॉम डैड शौक थे कि हमने उसे इतने अच्छे संस्कार दे करके पाल पोस करके बड़ा किया और इतनी घटिया कैसे निकली। गुस्से में आकर के वो लोग फिफी का नुआन के साथ शादी करा करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग यहाँ पर नुआन से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन नुआन अब उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें असल में प्यार करने वाला यानफो मिल गया था और अब उसका कहना था कि नहीं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी खुद की फैमिली ऐसा उसके साथ करेगी, लेकिन अब एक्चुअल में उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो यानफो के साथ खुश है और वो अब अपनी फैमिली के साथ मिल करके रहने से मना कर देती है और यानफो के साथ चली जाती है। यानफो यहाँ पे नुआन के डिसीजन को सपोर्ट करता है और कहता है, मैं हमेशा ही तुम्हें तुम्हारी फैमिली को कभी मिस नहीं करने दूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करते रहूँगा। कुछ महीने बाद हम लोग देखते हैं वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे होते हैं। नुआन प्रेग्नेंट थी, सेफली बेबी बॉर्न करती है और उनकी एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर भी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।